नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार सिंह आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिंह ब्लॉग में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम संपूर्ण हिंदी की बात कर रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस आगामी यूपी पुलिस पुलिस जो कि 2023 में जून में आने की पूर्णतः संभावना है, इसमें पूछा जाता है। तो यह एक मैराथन क्लास है। आइए आज इसको हम देखने का प्रयास करते हैं संपूर्ण हिंदी के बारे में। तो आप स्क्रीन बोर्ड पर लिखा है, पहला है हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक कारक चिन्ह, अलंकार, अव्यय, संधि समास, शब्द निर्माण। ये 13 चैप्टर हैं, 13 को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं वर्ण विचार पर। पहले चैप्टर को देखते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि कहलाती है, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो देखिए, स्वर आप देख लेते हैं, स्वर को देखते हैं। आइए स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के बारे में आप सबों को पता ही होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से जो होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर। हर्ष कहने का मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें कि कोई ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ये 7 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्लुत, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता हो, उसको हम प्लुत कहते हैं। जैसे ओम, ये हमारा क्या हो गया? स्वर है। अब आइए देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन देखते हैं। ये देखिए 5 वर्गों में विभाजित होता है। ये कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इसको हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25। टोटल संख्या कितनी है? 25। इसकी टोटल संख्या 25 है। इसमें देखिए क वर्ग हमारा क्या है? इसमें हमारा क वर्ग। क वर्ग में क ख ग अंगा, जो कि कंठ से बोला जाता है। इसमें हमारा क वर्ग का क्या हुआ? क ख ग घ अंगा, तो ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए च वर्ग। तो च वर्ग च छ ज छ यहाँ ये क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ये तालव्य हैं। इसी प्रकार ट वर्ग ट ठ ड ढ आड़ा, ये मूर्धन्य होते हैं। त वर्ग त थ द ध न, ये क्या होते हैं? दंत होते हैं। प वर्ग प फ ब भ म, ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 25। और कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग हो गए और टोटल कितनी संख्या हो गई इनकी? 25 हो गई। अब देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अब इनका हम देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पहले नंबर पर स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। इस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। तो देखिए अघोष स्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग होते हैं, उनके प्रथम और द्वितीय सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष कहलाते हैं। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष कहलाते हैं। और सघोष सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, वह हमारा सघोष कहलाता है या घोष कहलाता है। सघोष में सभी स्वर आते हैं। सघोष को ही हम घोष कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। अब देखिए श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण देख लीजिए, सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वर्ण, और साथ में यंगा
और य र ल व ये अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा चौथा साथ में तीनों स और ह ये महाप्राण कहलाता है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन चार प्रकार के हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? चार प्रकार के हैं। य र ल व अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन भी चार प्रकार के हैं। मूर्धन्य स, सादा वाला स और तालव्य स, तीनों स प्लस ह ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? स स स ह। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ। संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ क्या होता है? क धन स। त्र क्या होता है? त आधा त प्लस र से मिलकर बना होता है। और ज्ञानी यानी ज, ज प्लस या से मिलकर बना होता है। श्र, स धन र से मिलकर के श्र बना होता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन को समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है तत्सम और तद्भव। आइए तत्सम और तद्भव के बारे में देखते हैं। देखिए तत्सम क्या होते हैं? तत्सम हमारे होते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् धन सम के मेल से बने होते हैं, जिनका अर्थ होता है संस्कृत। जिनका संस्कृत में ही जिसको संस्कृत में बोला जाए, जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाए, जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जल, वायु, कमल, दुग्ध आदि। कहने का मतलब होता है जो भी संस्कृत में बोले जाते हैं और वह हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग हों, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसी जैसे कि अग्नि, जल, वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध आदि ये भी हमारे संस्कृत में ही बोले जाते हैं। आइए तद्भव देखते हैं। तद्भव जो संस्कृत शब्द से हिंदी में आए हैं। तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं। संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप आग होता है। ओष्ठ का परिवर्तित रूप होंठ, तो होंठ क्या होगा? हमारे तद्भव शब्द। आइए हम देखते हैं इसकी ट्रिक, पहचान तत्सम और तद्भव पहचानने की हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो इसकी देखिए पहला ट्रिक क्या होता है? विसर्ग। अगर विसर्ग का प्रयोग कहीं भी आपको मिले तो वो समझ लीजिए कि तत्सम शब्द है। जैसे कि केशव, बाला, इसमें आप देख रहे होंगे दोनों में क्या लगा हुआ? विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग का चिन्ह, प्रतीक, ये सिंबल ये होता है। दो लाइन ये हमारे विसर्ग का सिंबल है। अगर कहीं भी आपको विसर्ग लगा मिले तो हमेशा ही तत्सम कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम में किया जाता है। आइए सेकंड ट्रिक देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे देख लीजिए हमारा छ, जो छ का प्रयोग होता है वह केवल तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, छदि, नक्षत्र आदि। ये हमारे हमेशा हम लोगों को छ का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही मिलता है। निम्नलिखित शब्दों, अब देखिए प्रश्न बनता है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। छीण, छीन, छेड़ना, धरती। तो यहाँ पर छीण हो जाएगा तत्सम शब्द क्योंकि इसमें छ आया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अब देखिए री का प्रयोग केवल तत्सम में होता है। तत्सम का माने संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे श्रृंगार में तत्सम पहचानने में ये श्रृंगार है। ये मृतिका, ये भी री का प्रयोग है। और देखिए श्रृंगार ये तद्भव है जो कि गलत माना जाता है। तद्भव और री का प्रयोग अगर इस तरह से हो तो ये सही होता है। तो री का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न तत्सम इसमें पहचानना है। तो इसमें ऋक्ष, बहीन, बहु, रीछ। तो इसमें आप कमेंट करिएगा कौन सही होगा। आइए अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 4। तो इसमें आप लोग देखिए प्रायः तत्सम में व वर्ण जो होता है तद्भव में ब हो जाता है। तत्सम में जो व वर्ण होता है वह तद्भव में ब हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पूर्व,
यहाँ पूर्व और तद्भव में पूरब, मतलब वह क्या बदल गया, ब में बदल गया। बिनती, यहाँ बिनती हो गया। वारिद, यहाँ बादल हो गया। वर्षा, बरसात हो गया। कहने का मतलब वह का किस में बदलाव हो गया, ब में। अगर कहीं भी वह लिखा मिले तो ये समझ लीजिए हमेशा तत्सम वर्ण है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। उपवास, तद्भव पूछा, इसमें तत्सम है तद्भव। उपवास, अवगुण, अवतार, अमीय। अब देखिए यहाँ पर उपवास में वह आ रहा है, अवगुण में भी वह आ रहा है, अवतार में भी, अमीय में। इसमें आपको तद्भव पूछा है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 5। देखिए 2 स हैं, एक सादा वाला स है और इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा बोलते थे सलजम वाला स। आपको भी शायद याद होगा ये वाला स। अब देखिए अगर ये वाला स कहीं भी मिलता है तो ये हमेशा प्रायः तत्सम में सवर्ण, तद्भव में सादा वाला स हो जाता है। ठीक है, जैसे इद्रिस, ऐसा, इद्रिस ऐसा हो गया। संस्कृत में इद्रिस बोलते हैं और तद्भव में ऐसा हो जाता है। परस्वः, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो ये परसों तद्भव में, वैसे भी ये तत्सम हो जाएगा। अनशन, यहाँ ये स लिखा है। अब देखिए ये एक अंश ये है, एक अंश ये है, दोनों का बोलचाल की भाषा में दोनों एक ही अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ये वाले अंश का दूसरा अर्थ होता है, इसका दूसरा अर्थ होता है। अब देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद या शब्द विचार कर लेते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर देखते हैं। शब्द अथवा वर्ण के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट, शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। रचना के आधार पर 3 भेद, शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए देखते हैं पहला रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कहने का मतलब होता है जो परस्पर परंपरा में बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, जिनका कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनको भी कभी बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा क्या कहता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, सुबह, शाम आदि। अब देखिए रात को हम दिन कह नहीं सकते हैं और सुबह को रात नहीं कह सकते हैं। रूढ़ शब्द हुए, जैसे लोटा को भी ये रूढ़ शब्द माना गया है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो कि कभी बदले नहीं जा सकते हैं, ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक और एक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये भी एक और दो शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द, जिसे यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो। योग रूढ़ क्या होता है, जिसमें कोई विशेष अर्थ निकले, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, यह हमेशा कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरधर, ये भी कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। दशानन, ये भी रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कह लिया जाए हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये भी योग रूढ़ शब्द होता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है संज्ञा। तो आइए संज्ञा के बारे में देखते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए, अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति,
स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण, और इसमें हमारे समस्त जिलों के नाम आ सकते हैं। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं प्रयागराज कह सकता हूँ। जैसे नैनी कह सकता हूँ, नैनी भी एक व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। अब देखिए सेकंड नंबर पे जातिवाचक, जिन शब्दों से किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी की पूरी जाति का बोध हो। यहाँ पर देखिए व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी का अगर देखा जाए तो यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों से संबंधित है। चाहे वो गंडक, चाहे कोई भी नदी हो, वो यहाँ पर चाहे ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी हो, नदी का मतलब होता है संपूर्ण उसकी जाति। पुस्तक चाहे वो हमारी कोई भी बुक हो, वो भी एक जाति है। लड़की, ये समस्त लड़की जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, ये भी समस्त लड़के जाति का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। पहला होता है समूहवाचक, दूसरा होता है द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक में क्या होता है, जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, दल, सेना, गिरोह। जैसे पुलिस दल, ये कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, समूह में होते हैं, तो ये कक्षा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो गई। दल में भी काफ़ी लोग होते हैं। दल बल के, जैसे बोलते हैं दल बल के साथ मंत्री जी विधानसभा में पहुँचे, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गई। सेना में संपूर्ण सेना में कई कांस्टेबल, बहुत लोग हो गए, सिपाही जो भी हैं, वो समस्त सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रुई, चावल, ऊन, सोना, दूध आदि पेय पदार्थ हमारे क्या होते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र एक प्रकार से ये जाति है, लेकिन यहाँ पर सत्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हरिश्चंद्र इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं सत्यता के लिए। तो हम सत्यता के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये पूरी सत्यवादी जाति का बोध करा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक हरिश्चंद्र एक जाति हो गई है, व्यक्ति नहीं है, यह एक जाति है, यह एक जाति है। जैसे धन की लालच में आज कुछ लोग जयचंद्र हो गए हैं। अब जैसे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान के मित्र ही थे जयचंद्र, जिन्होंने एक मुगलिया शासक को यहाँ पर आमंत्रित किया था लालच। तो जयचंद्र क्या हो, समस्त जाति मतलब धोखे की प्रतीक, ये क्या हो गए, धोखे के प्रतीक, धोखा देने वाले, ये धोखा का संपूर्ण जाति है, धोखा वालों की संपूर्ण जाति है जयचंद्र। तो यहाँ पर जाति, ये व्यक्ति नहीं है, यह जाति है। तो यहाँ हम जाति के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। आइए अगले देखते हैं। अब देखिए जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखिए महात्मा गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर महात्मा गांधी जाति हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में, जैसे गांधी यह एक प्रकार की जाति होती है, लेकिन यहाँ पर महात्मा जी से संदर्भित है, यह इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। अब सेकंड नंबर पर देखते हैं, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो जातिवाचक नेताजी संपूर्ण, जिसे नेता कहते हैं, नेता आ गए, यह एक प्रकार की जाति है। नेता क्या होती है, एक प्रकार की जाति है। ऐसे महात्मा गांधी भी एक प्रकार की जाति होती है। यहाँ पर नेता भी एक प्रकार की जाति है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो नेताजी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे एकता, बुढ़ापा, सुख दुख, हंसी, आनंद आदि। यह हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें हम ये दिखाई नहीं देता है, ऐसे समझिए कि भाव होता है जो दिखाई ना दे वह भाव होता है। कि जैसे सुख दुख, शत्रुता, मित्रता, यह एक प्रकार की भाव है। भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे मानव से मानवता बनती है, मित्र से मित्रता बनता है, पशु से पशुता बनता है, स्त्री से स्त्रीत्व बनता है, इंसान से इंसानियत, सुंदर से सुंदरता। यह है भाववाचक संज्ञा की रचना। अब आइए देखते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। अगला हमारा टॉपिक है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्व कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने का मतलब जैसे हो गया मैं, मुझे, हम, हमें। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, उन्हें, आप। अन्य पुरुष में वह, उसे, उन्हें, वे। जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी या मैं चुटकुला सुनाऊंगा। और मध्यम पुरुष का उदाहरण तुम क्या कर रहे हो। अन्य पुरुष वह कहाँ चला गया, वह कहाँ गया। ये सब क्या आएंगे अन्य पुरुष में। अब देखिए दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह भी 4 प्रकार के होते हैं। यह, ये, वह, वे। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, जैसे कि इशारा करके बताते हैं यह मेरी पुस्तक है। ये मेरा मित्र है, जैसे बता देते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बताते होंगे इशारा करके, वह मेरा मित्र है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ कहीं। अनिश्चय का मतलब होता है अनिश्चित काल, मतलब किसी का निश्चय ना होना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा स्थान के लिए होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ स्वर्णम लिख गया है, सॉरी, सर्वनाम होना चाहिए। मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना, यहाँ पर क्या खाना है ये निश्चय नहीं है कि रोटी खाना है कि चावल खाना है कि दाल खाना है, लेकिन मुझे खाना है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह अचानक कहीं चला गया, उसका कुछ पता नहीं है कहाँ चला गया, लेकिन चला गया। मतलब कोई कुछ कहीं, मतलब अनिश्चय में कोई निश्चित नहीं होता कौन कहाँ है और क्या घटना घटित हो रही है। चौथे नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जैसा कि देख कर ही पता चल जाता है कि निजी का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता हो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इस सवाल का हल अपने आप निकालो। इस सवाल का हल अपने आप निकालो। मान लीजिए किसी लड़के से कोई कुछ कहे तुम अपने आप इस सवाल का हल निकालो, तो जो स्वयं के अंदर से जैसे कि बोल दिया जाए कि विद्यालय में किसी विद्यार्थी को खड़ा कर कहा जाए आप आइए और यहाँ पर लेक्चर या भाषण दीजिए, संबोधन करिए, तो लड़का जो भी अपने विचार स्वयं अपने मन से बोलेगा वह निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। वह सारी बात खुद समझ गया। यहाँ पर खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे पूछ लिया जाए वह सारी बात खुद समझ गया, तो यहाँ पर खुद क्या हो गया, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो गया। और अपने आप यहाँ पर ये भी अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वैसे, जो, ओ, जो, सो। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ पर जैसा क्या होगा, संबंधवाचक किससे बता रहा है, भरने से। जैसा किससे संबंध बता रहा है, भरने से। वैसा भरेगा, ठीक है। जो क्या हो गया, संबंधवाचक, जो होना था सो हो गया। जो और सो क्या हो गया, संबंध स्थापित कर रहे हैं, होने में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम
हो गए। आइए छठे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कौन, क्या, कहाँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक स्वर या सर्वनाम के स्वर, यहाँ सॉरी स्वर हो गया है, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ क्या हो गया, क्या हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आप कहाँ जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम समाप्त हो गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कारक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही यह प्रश्न में हर एग्जाम में कारक आता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। आइए देखते हैं 8 भेदों के नाम। हम 8 भेदों के नाम देखेंगे तो 8 भेद हैं इनके, सबके नाम देखेंगे। देखिए, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, कर्ता, विभक्ति। ये देखिए कारक लिखा है, कारक 8 होते हैं, विभक्तियां हैं इनकी। तो कर्ता का विभक्ति हो गया ने, कर्म का विभक्ति को, करण का से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपादान, अपादान से अलग होना, संबंध का के, की, रा, रेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के, री, रा, रेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। अब देखिए पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया या अथवा काम को करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न लगा होता है। देखिए अगर क्रिया के साथ हमेशा क्या लगा होता है, प्रश्न। और कौन, लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। अगर कर्ता पहचानना, यहाँ कर्ता कौन हो गया, लड़का। जैसे कि आपको कोई बोल रहा है लड़का खेल रहा है, इसमें कर्ता पहचानना है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न आप लगाइए कौन खेल रहा है। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज। सूरज क्या हो गया, कर्ता हो गया। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर। तो कौन, अगर हम पहले प्रश्न में कौन लगा देते हैं तो हमारा कर्ता निकल आता है। ये पहचानने की विधि है। अगर कौन लगा कर के हम कर्ता को पहचान सकते हैं। अब देखिए कर्म कारक, व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक है क्या लगा दें। कोई भी अगर प्रश्न करे उसमें क्या लगा दें। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, मनोज क्या पढ़ता है, बीच में अगर हम क्या लगा दें तो निकल आएगा कर्म कारक। अगर कर्म कारक में, कर्म कारक हमेशा क्या से बनता है। मनोज क्या पढ़ रहा है, समाचार पढ़ता है। मनोज क्या पढ़ता है, समाचार पढ़ता है। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, मनीष ने मनोज को क्या दी। तो यहाँ पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गया। ठीक है। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, गोविंद क्या कर रहा है, गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, गोविंद क्रिकेट खेलना। यहाँ खेलना क्या होगा, कर्म कारक हो गया, उसका कर्म हो गया। अब देखिए करण कारक, करण का सामान्य अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसको पहचानने की विधि, क्रिया के साथ प्रश्न लगाइए। क्रिया के साथ क्या है, आप प्रश्न लगाइए। जैसे कैसे, किसने। मैं साइकिल से बाजार गया, मैं किससे बाजार गया, मैं किससे बाजार गया। वह, या पूछ लिया वह किससे बाजार गया, तो मैं, यहाँ मैं क्या होगा, करण कारक हो गया। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल किससे, यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ के है, यहाँ के क्या हो गया, करण कारक। यहाँ के का स्थान पर किससे, किससे समाचार भेजे जाते हैं, तो ईमेल के द्वारा। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने किताब किससे भिजवाई, उसने किताब किससे भिजवाई, उसने किताब किससे। तो यहाँ पर के, अगर यहाँ किससे लगा देंगे तो हमारा करण कारक निकल आएगा। तो यहाँ के द्वारा क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया। अब देखिए चौथे नंबर पर है संपदान कारक।
वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आइए इसकी पहचान करने की विधि बताते हैं। किसके लिए या किसको। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। अब यहाँ प्रश्न बनाते हैं, मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी। मोहन ने चौहान को किसके लिए पुस्तक दी, अपनी पुस्तक दे दी। ठीक, मोहन ने यहाँ पर ने और संबंध बता रहा है, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी, संप्रदान कारक। ठीक है, वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। वह इलाज के लिए किसके लिए, वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है, वह किसके लिए। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हमारा हो जाएगा। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया है। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, तो यहाँ हमारा संबंध संप्रदान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेतु। अपादान, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। आइए इसकी ट्रिक क्या कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न अलग हो लगाओ। क्रिया के साथ प्रश्न क्या हो, अलग हो। नल से पानी टपक रहा है। नल से पानी टपक रहा है, तो यहाँ पर नल से पानी मतलब अलग हो रहा है। नल से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो क्या अलग हो रहा है, तो क्या हो गया, अपादान कारण। से क्या हो गया, अपादान कारण। हिमालय से गंगा बह रही है, तो से क्या हो गया, अपादान कारण। हिमालय से गंगा का बहना मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है। जैसे नल से पानी टपक रहा है, तो नल से क्या हो रहा है, पानी अलग हो रहा है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है, क्रिया के साथ संबंध लगा होता है। क्रिया के साथ प्रश्न में संबंध। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। सिद्धार्थ का कॉलेज पास में ही है, तो यहाँ पर संबंध किससे हो गया, पास में ही। तो का क्या होगा, संबंध कारक। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं। श्रेया के पिताजी क्या हैं, अध्यापक हैं। ठीक, तो यहाँ पर की संबंध कारक, संबंध बता रहा है। रोहन की बहन निकिता है, यहाँ पर की क्या हो गया, संबंध कारक हो गया, क्योंकि संबंध बता रहा है। देखिए अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, कहाँ और कब। क्रिया के साथ प्रश्न में कहाँ और कब लगाए। मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है, जैसे पूछ लिया कहाँ किताब रखी है, मेज पर, तो यहाँ क्या होगा, पर अधिकरण हो जाएगा। कमरे में अंधेरा है। कमरे में क्या हो जाएगा, अधिकरण। यहाँ प्रश्न लगाएंगे कहाँ अंधेरा है, तो में क्या हो जाएगा, कमरे में अधिकरण। परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा कब होगी, मार्च में। यहाँ पर मार्च में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक, अगला देखते हैं, संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है चिन्ह से पहचान मिल जाता है इनका। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न संबोधन चिन्ह का लगा रहता है। क्रिया के साथ हमेशा संबोधन चिन्ह, जैसे अरे भाई, ये सम का चिन्ह होता है, यही संबोधन का चिन्ह है, इससे पता चल जाता है। जैसे अरे भाई मेरी बात सुन लो, तो यहाँ पर ये अरे भाई संबोधन हो गया। हे ईश्वर, ओ लड़का, हे राम, ये सब संबोधन के प्रतीक हैं। आइए अगले टॉपिक पर देखते हैं, विशेषण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब देखिए विशेषण, जैसे काली, मेरा, एक, और विशेष। काली से विशेष क्या होना, कोयल। मेरा से विशेष क्या हुआ, घर। एक से विशेष क्या होगा, मीटर। प्रे विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। एक नंबर पर देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग
दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिराफ बहुत लंबा है, तो यहाँ पर जिराफ का गुण क्या हुआ? लंबाई। जिराफ का गुण क्या हुआ? लंबा होना। जिराफ का गुण क्या हुआ? लंबा होना। लोमड़ी बहुत चालाक है, तो चालाक क्या हो गया? गुण। चालाक, लोमड़ी का गुण क्या है? चालाक होना, तो यहाँ पर उसका गुण चालाक हो गया। लोमड़ी बहुत चालाक, यहाँ पर उसका गुण विशेषता क्या है? चालाकी। तो यहाँ पर विशेष ये हो गया। आइए सेकेंड नंबर पे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। जिस शब्दों से संख्या तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पर 8 क्या हुआ? संख्या हो गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 हो गया। मेरी साइकिल में 24 तीलियाँ हैं तो 24 क्या हो गई? संख्या हो गई। जिसमें संख्या का बोध हो वहाँ पर संख्यावाचक होता है। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का विशेषण हो, निश्चित संख्या का बोध हो, वहाँ पर हम एक निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे कि बाहर 4 कुर्सियाँ रख दो, यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है कि बाहर सिर्फ 4 कुर्सियाँ ही रखिए, सिर्फ 4 काउंट करके बता दिया कि भाई 4 कुर्सियाँ बाहर रखिए। कक्षा में 35 छात्र हैं, यहाँ 35 क्या है? एक निश्चित बता दिया गया है। 35 से 36 नहीं है, टोटल 35 ही छात्र कक्षा में हैं। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये होता है जिसमें कोई निश्चित ना हो। बाहर, जैसे बाहर कुर्सियाँ रख दो, जैसे क्या हो जाएगा? बाहर कुर्सियाँ रख दो, बाहर कुर्सियाँ रख दो। अब कितनी कुर्सियाँ रख दो ये निश्चित नहीं है। कितनी कुर्सियाँ रख दो ये निश्चित नहीं है। तो जिसमें अनिश्चित हो, कक्षा में छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं इसका कोई निश्चय ना हो, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा अथवा परिणाम बताते हैं। जैसे यह साड़ी 6 मीटर है, तो साड़ी का परिमाण क्या होगा? 6 मीटर। यहाँ पर 6 मीटर परिमाणवाचक है। बाजार से 4 लीटर दूध ले आओ, दूध का परिमाण क्या हो गया? 4 लीटर। यहाँ पर ये दूध का क्या हो गया? 4 लीटर उसका परिमाण हो गया। जैसे कि डिब्बे में 1 लीटर घी है, तो डिब्बे में 1 लीटर उसका परिमाण हो गया। 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है। इसके भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि कोई कहते कि 3 किलो आटा, अब 3 किलो आटा बोल दिया तो मतलब 3 किलो आटा है, 4 किलो नहीं हो सकता। 5 लीटर दूध, यहाँ पर निश्चित है कि 5 ही लीटर। जैसे बोला जाए डिब्बे में 5 लीटर दूध है, तो डिब्बे में 5 लीटर ही उसका परिमाण क्या हो गया? एक निश्चित हो गया कि 5 लीटर ही दूध है। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो। जैसे कि आटा, अब बोरी में जैसे आटा, तो कितना भी आटा हो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको गिना ना जा सके, इसकी कोई गणना ना हो, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। वह घर मेरा है, यहाँ पर वह क्या हो गया? सार्वनामिक, मतलब निश्चित हो गया यहाँ पर कि यह घर मेरा ही है।
संज्ञा यहाँ विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है या बहुत सुंदर है। तो मतलब यहाँ पर संज्ञा क्या बता रहा है, अपने आप की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की क्या विशेषता बता रहा है कि विद्यालय का बहुत बड़ा होना या सुंदरता प्रकट करना। विशेषण की अवस्थाएं, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों में तुलना करके एक से दूसरे को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है, वह तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। आइए देखें मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे रचना प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पर रचना की क्या हो गई, मूल अवस्था प्रतिभाशाली होना। उत्तर अवस्था क्या कहलाता है, इस अवस्था में दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विशेषणों में तुलना किया जाता है। जैसे माया आस्था से ज़्यादा परेशानी में है, या माया आस्था से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, किससे, माया का आस्था से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर तुलनात्मक बोध हो वहाँ पर उत्तर अवस्था होता है। अब देखिए उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था का मतलब सर्वश्रेष्ठ होना, उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ होना। इसमें विशेषणों के पूर्व सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक का विशेषण का प्रयोग होता है। मतलब तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है। यहाँ पर तेजस्वी क्या है, कक्षा में सबसे होशियार है। जैसे हम अपना नाम ले लें, संदीप सबसे होशियार है, तो मतलब संदीप किससे होशियार है, सबसे होशियार है। यहाँ पर सबसे क्या हो गया, सबसे उत्तम अवस्था हो गई उसकी। ठीक, आप लोग बुरा मत मानिएगा, अपना नाम ले लिए हैं, आप लोग भी होशियार हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्रिया। तो देखिए क्रिया के बारे में बताते हैं। क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। देखते हैं अकर्मक, पहला देखते हैं अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े, कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक होता है। इसका पहचान करने का ट्रिक क्या है, कौन, किसे, किसने। बच्चे हंस रहे हैं, अब बच्चे हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। तान्या सो रही है, तान्या कौन सो रहा है, तान्या सो रही है। उसको मारा, किसने, राम ने श्याम को मारा, किसने श्याम को मारा। तो यहाँ पर किसने क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, क्या किसने, क्या किसको। रीना ने काम कर लिया, रीना ने क्या कर लिया, काम कर लिया। रीना ने क्या कर लिया, काम कर लिया। यहाँ सकर्मक क्रिया क्या हो गई, कर लिया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो पहचान करने की विधि हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया निकल आएगा। अब देखिए सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया की केवल एक कर्म होता है, जिस क्रिया की केवल एक कर्म होता है, केवल एक ही कर्म होता है, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक ही बार काम हो रहा है। मजदूर पुल बना रहे हैं, मजदूर क्या कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे माली पौधे को पानी से सींच रहा है, माली यहाँ पर पौधा है और पानी है, तो माली किससे सींच रहा है, किसको सींच रहा है, पौधे को, और किससे सींच रहा है, पानी से। नर्स रोगी को दवा खिला रही है, तो नर्स किसको खिला रही है दवा, रोगी को, और क्या खिला रही है, दवा खिला रही है। तो यहाँ पर 2 कर्म एक साथ चल रहे हैं। अब देखिए क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं,
एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक, और प्रयोग और रचना के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो आइए एक एक करके हम शब्द को देखते हैं। सामान्य क्रिया, वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ पर सामान्य क्रिया होता है। जैसे बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, वे खाए, चले गए, ये सामान्य क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह चले गए, वह चले गए, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे क्या करने लगे? पढ़ने लगे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि रंग से क्या बन जाता है? रंगवाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये सब क्या होता है? नाम धातु क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसे कहते हैं लात से लतिया देंगे, तो लात से क्या बना है? लतियाना, हाथ से हथियाना, खान, ठीक, और भी शब्द होते हैं। चौथे नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाने के लिए उसको प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। माँ किससे कपड़े धुलवाती है? धोबी से। माँ किससे कपड़े धुलवाती है? धोबी से। क्या करवाती है? धोबी से धुलवाती है। मतलब काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए। जैसे गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर बच्चे से लिखवाते हैं, तो बच्चे से लिखवाना यहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणा दिया जा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस आ पढ़ाया, लिख प्लस आ लिखाया, ख प्लस आ खाया, ये सब क्या होता है? इसमें आ जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक बनाया जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस वा पढ़वाया, लिख प्लस वा लिखवाया, आ प्लस वा आवा, जैसे मावा, माँ प्लस वा मावा, मतलब हुआ होता है। अब देखिए 5वें नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया है। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे रो रो कर सो गए, बच्चे क्या करके? रो रो करके सो गए। बच्चे पहले खूब रोए, उसके बाद सो गए। रानी पढ़कर खेलने चली गई, तो मतलब क्या करके? पढ़ करके फिर चली गई। मतलब यहाँ पर कार्य को करके हम कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक धातु से बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, हिन से हिनहिनाना। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो और कमेंट करिए। हम अगले टॉपिक पे आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी तो हमने आपको कारक, विराम चिन्ह इतना बताया, और अलंकार, अव्यय, संधि, समास, अलंकार, अव्यय, संधि, समास, शब्द निर्माण, ये 4-5 चैप्टर अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद।